नमस्कार दोस्तों, 19 अगस्त की करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। चाहे आप एसएससी, यूपीपीसीएस या किसी भी अन्य राज्य के स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो उन सभी के लिए ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको मत छोड़िएगा, नहीं तो पछताना पड़ेगा। तो आइए पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने किस उत्पादक पर विंडफॉल टैक्स कम किया है? ए चावल पे, बी कच्चा तेल पे, या सी फर्टिलाइजर पे, या डी फार्मास्यूटिकल्स मतलब औषधि। तो इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, हाल ही में भारत सरकार द्वारा क्रूड ऑयल पे, कच्चे तेल पे ना अभी विंडफॉल टैक्स को कम कर दिया गया। अच्छा, विंडफॉल टैक्स होता क्या है? तो ध्यान रखिए, विंडफॉल टैक्स सरकार द्वारा विशिष्ट उद्यानों पर लगाया गया एक कर है, जो कि किस लिए लगाया जाता है? जब वे अप्रत्याशित और औसत से अधिक लाभ का अनुभव करते हैं। मतलब कोई भी एक जो सेक्टर होता है ना, अगर उस सेक्टर को बहुत ज्यादा लाभ पहुंच रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट पहुंच रहा है ना, किसकी वजह से? जो भी इंपोर्ट आ रहे हैं उसको यहां उच्च दामों में बेचा जाता है। ठीक है, तो उसी उसी सेक्टर के जितने भी चीजें तैयार हो रही है उस सेक्टर की, तो उनपे ये विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है। बस इतना ध्यान रखिएगा। तो अभी हाल ही फिलहाल में ना भारत ने पेट्रोलियम कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को घटा दिया है, 2100 कर दिया। पहले ये 4600 रुपए था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वहीं सरकार ने डीजल और विमान टरबाइन ईंधन, जिसे कहते हैं ना, जैसे जो हमारे विमान में इंजन में यूज होता है जो पेट्रोल, वो बहुत ही उच्चतम क्वालिटी का पेट्रोल होता है, उसको कहते हैं टरबाइन ऑयल, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके निर्यात पर अप्रत्यक्ष कर को भी समाप्त कर दिया गया है। रूस भारत को कच्चे तेल की सबसे बड़ी आपूर्ति करने वाला देश बन गया है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर पूछा जाए कि कतर, यूएई या मतलब सऊदी अरेबिया कौन सा, वियतनाम, तो इन सब में आप कंफ्यूज मत होना। 2024 में अगर इस टाइम सबसे बड़ा कोई हमारे तेल का आपूर्ति करता है, वो है रशिया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां के प्रेसिडेंट कौन है रशिया के? तो व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, ये 3-4 बार बोलेंगे आप, हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा ने 2024-25 के लिए कितनी नई संसदीय समितियों का गठन किया है? ए 6, बी 10, सी 5 या डी 3? इसका सही उत्तर है ए। अभी हाल ही में लोकसभा ने 6 नई समितियां बनाई है। तो लोकसभा के स्पीकर कौन है? अगर लोकसभा के स्पीकर की बात करें तो ध्यान रखिएगा, ओम बिरला। ओम बिरला का नाम यहां क्यों मैं बोला कि जितनी भी समितियां बनी ना 6 की 6, इनके जो चेयरमैन होते हैं ना, उसको कौन चुनता है? तो ध्यान रखिए, लोकसभा का स्पीकर। तो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला। ओम बिरला द्वारा इनके चेयरमैन को चुना जाएगा। अच्छा, आइए देख लेते हैं कि 6 ये जितनी नई संसदीय समितियां बैठी हैं वो कौन कौन सी हैं। तो ध्यान रखिए, 2024-25 के लिए 6 नई संसदीय समितियां। सबसे पहला है लोक लेखा समिति, जिसको कहते हैं पब्लिक अकाउंट कमिटी। तो इसके अंदर ध्यान रखिए 15-7 लिखा हुआ ना, तो मतलब लोकसभा से आपके होंगे 15 मेंबर और राज्यसभा से आपके होंगे 5 मेंबर। टोटल होंगे इसमें 22, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं दूसरी समिति है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, तो सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति। तो इसमें लोकसभा के आपके 15 और 7 आपके राज्यसभा, और टोटल आपके 22। वहीं अनुमानित समिति में सारे सदस्य लोकसभा के होते हैं, और टोटल सदस्य इसमें कितने हैं? 30, ये ध्यान रखिएगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर समिति, इसमें जो 20 सदस्य होते हैं आपके लोकसभा से होते हैं, और 10 सदस्य आपके राज्यसभा से होते हैं। टोटल सदस्य होते हैं 30। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न आ सकता है। अच्छा, इन सभी समितियों का जो चेयरमैन है कौन चुनता है? मैंने अभी बताया था, स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा इस टाइम कौन है? ओम बिरला, यह आपको ध्यान रखना है। उसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन होता है ना, हमेशा ऑपोजिशन से होता है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑपोजिशन पार्टी से, यह आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण पर समिति, इसमें ना कितने मेंबर होते हैं इसी कोई घोषणा, कभी इसमें 20 भी होते हैं, कभी 25 भी होते हैं, कभी 30 भी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अच्छा, लाभ के पद पर संयुक्त समिति, ज्वाइंट कमिटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इसमें क्या है, 15 तो आपके लोकसभा से होते हैं और 5 आपके राज्यसभा से, और टोटल कितने होते हैं? 20, ये ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत सरकार ने किस देश से इस्पात को कहते हैं स्टील, आयात में एंटी डंपिंग जांच शुरू की है? हाल ही में, ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर है बी, वियतनाम के साथ अभी हाल ही में हमने एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है। रीजन क्या है कि वियतनाम का जो स्टील है ना, वो बहुत बड़ी मात्रा में भारत में डंप किया जा रहा था। तो यहां के जो स्टील उत्पादक
जो भी कंपनियां हैं उन्होंने इसकी कंप्लेन करी। तो जब कंप्लेन पहुंची ना मंत्रालय में, तब इन्हें जाके जांच बैठाई गई। तो इसके साथ अगर हम एक बारी वियतनाम का मैप देखें ना, तो वो की इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिए, ये है आपका वियतनाम, ये पूरा जो मैं अभी मार्क कर रहा हूं, ठीक है। इसकी कैपिटल ये है हनोई, ठीक है। तो कैसे आप पता जाए, और ये आपका स्टेट ऑफ मलक्का, आपको पता ही होगा, साउथ चाइना सी, है ना। प्रश्न ये भी आ सकता है पार्शली आइलैंड कहाँ है, तो इसको ध्यान रखिएगा, कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप देखें तो भारत ने वियतनाम से इस्पात आयात की एंटी डंपिंग जांच शुरू की है, क्योंकि घरेलू इस्पात निर्माताओं ने स्थानीय उद्योग को नुकसान पहुंचाने वाले कम कीमत के आयात के बारे में शिकायत की थी। अच्छा, यहाँ के पीएम है फार्म मिन चिन, ये ध्यान रखिएगा। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है ये समझ लीजिए। तो एक घरेलू सरकार द्वारा विदेशी वस्तुओं पर लगाया गया टैरिफ है ये। मतलब कि जैसे कि आप सपोज करो, बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेता हूं, आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, अगरबत्ती का। अगर यहां अगरबत्ती कोई बना रहा है और बाहर से अगरबत्ती चाइना यहां पे सप्लाई कर रहा है, सपोज करो यहां 10 रुपए का पैकेट दे रहा है अगरबत्ती, और यहां चाइना बना के, चाइना ले आके यहां पे 5 रुपए में अगरबत्ती बेच रहा है। अब बताइए, यहां की अगरबत्ती जो इंडिया की अगरबत्ती है कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। इसी के यहाँ के लोकल लोगों को बचाने के लिए सरकार हस्तक्षेप करती है और एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग मतलब भाई यहां लाके डंप कर दिया ना आपने अपने सामान को कम ड्यूटी में, तो एंटी मतलब उसके खिलाफ। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यह तब लागू किया जाता है जब सरकार का मानना है कि कम कीमत के कारण घरेलू बाजार में माल डंप किया जा रहा है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में नियुक्ति है, ध्यान रखिएगा। आइए ऑप्शन देखते हैं। ए टीवी स्वामीनाथन, बी मनोलो मार्कोस, पी सी हरीश, या डी साली कुमारन नायर। तो इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, डी साली सुकुमारन नायर को भी हाल ही में इस पद पे नियुक्त किया गया है। ये साली कुमारन नायर हैं, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अगर मैं आपको बताऊं टीवी स्वामीनाथन, तो हाल ही में एक कैबिनेट सेक्रेटरी चुने गए हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी इस सबसे बड़ी पोजीशन होती है जो आईएएस की होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, मोनला मार्कोस ये फुटबॉल के हमारे अभी नए कोच बने हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ पी हरीश ये यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर बने हैं, रिप्रेजेंटेटिव इंडिया की तरफ से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ आइए हाल ही फिलहाल में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं उन हम सबको यहां रिवाइज कर लेते हैं। जैसे रुचिका कंबोज संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला प्रतिनिधि हैं। नए कैबिनेट सचिव बने हैं टीवी स्वामीनाथन। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं पी हरीश। यूपीएससी की नई चेयरमैन बने हैं प्रीति सूदन। चंद्रलाल दास ने इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के पदभार संभाला है। मुक्केबाजी में भारत सबसे कम ओलंपिक रेफरी बने हैं कपिलन साई। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य का अध्यक्ष बाब राय को चुना गया है। डॉक्टर प्रिंसटन जॉर्ज को आईसीएमआर और सीएमएफआई का अभी हाल ही में निदेशक चुना गया है। जेनेट यांग दोबारा एएमपीएस के एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स के लिए अध्यक्ष बने हैं। शुभांशु शुक्ला आईएएस के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट चुने गए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए भी हाल ही में चुने गए हैं ये एस्ट्रोनॉट। वहीं इंद्रमणि पांडे को बिम्स्टेक का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। रघुराम अय्यर को भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ बनाया गया है। अनिल कुमार रोहटी को ट्राई का हेड बनाया गया है। वहीं राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं बीएन गंगाधर। सरकार ने रॉबर्ट जे रवि को बीएसएनएल का सीएमडी नियुक्त किया है। विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में नया राजदूत बनाया गया है। वहीं डायरेक्टर ऑफ प्रवर्तन निदेशालय राहुल नवीन को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायु सेना ने किस संगठन के साथ भीष्म क्रिटिकल ट्रामा केयर का पहला सटीक पैरा ड्रॉप आयोजित किया है? हाल ही में इसका परीक्षण हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो पूछा गया है पहला कौन सा, किसके साथ इन्होंने ये ड्रॉप अभी हाल ही में इनिशिएट किया है? ए इंडियन आर्मी, बी बीएसएफ, सी आईटीबीपी, या डी एनडीआरएफ। इसका सही उत्तर ध्यान रखिए, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, इन दोनों ने मिलकर यह कंडक्ट किया है, ध्यान रखिएगा। आइए इसके बारे में सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हम जान लेते हैं। तो ये देख लिए, ये है आपका भीष्म कैप्सूल, ठीक है। इसको ड्रॉप किया जाता है हेलीकॉप्टर से उन इलाकों में जहां पर मदद पहुंचानी आसान नहीं होती, इन द सेंस ऑफ कि जैसे ही कहीं बाढ़ आ गया, ठीक है, कोई आपदा आ गई, लैंडस्लाइड आ गया, जहां टूट गई, कनेक्टिविटी खत्म हो गई रोडों की, तो वहां पर इनको ड्रॉप किया जाता है। इसमें सारी मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं, ठीक है, और खाना पीना सब इसके अंदर होता है। तो ध्यान रखिए इसका। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने संयुक्त रूप से 15,000 फीट के करीब ऊंचाई वाले क्षेत्र में आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब, इसको क्या बोलते हैं? आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब, ये आपको ध्यान रखना है। अपनी तरह पहला सटीक पैरा ड्रॉप ऑपरेशन किया है। इन क्रिटिकल ट्रामा केयर क्यूब्स को प्रोजेक्ट भीष्म सहयोग के
हित और मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य का पहल के तहत स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। यह अभियान मानवीय सहायता और आपदा राहत एफडीआरएफ प्रभावित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण आपूर्ति प्रदान करने के लिए आयोजित किया गया है। देखिए एनडीआरएफ मैंने क्यों दिया था कि आप लोग पता कंफ्यूज होकर एनडीआरएफ लगा सकते थे आंसर, लेकिन नहीं, यह ध्यान के सबसे पहला इन्होंने आयोजित किया है इंडियन आर्मी के साथ। यह घन प्रोजेक्ट भीष्म नाम व्यापक पहल का हिस्सा है, जिसमें सहयोग, हित और मैत्री के लिए भारत के लिए स्वास्थ्य यह पहल है, यह ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता कहां हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ए कोलकाता, बी कैनबरा, सी सिडनी या डी दिल्ली। इसका सही उत्तर है बी। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, यह ध्यान रखिए। कहां की? ऑस्ट्रेलिया, जो कि सेवेंथ सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, सातवां लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, स्पेलिंग यहां गलत हो गई थोड़ी सी, सॉरी उसके लिए। तो इसके साथ आपको यह भी याद रखना है कि आतंकवाद पर 14वां भारतीय ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य समूह कहां हुआ था? नई दिल्ली में। अच्छा, यहां की राजधानी कैनबरा मैंने बता दी, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बनीज, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ जो हाल ही फिलहाल में जितने समिट हुए हैं सबको यहां रिवाइज कर लेंगे। जैसे वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट नई दिल्ली में हुआ था, फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट ब्रुसेल्स बेल्जियम में, नौवा रायसेना डायलॉग नई दिल्ली में, पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट गुवाहाटी असम में, सातवां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा सारे। विश्व सरकार सम्मेलन 2024 का दुबई में, यूएई, अगर कंट्री पूछाएगा यूएई, ये ध्यान रखिएगा। थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2024 का इंडिया में। भारत यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कर रहा है, अभी हाल ही में 44वां संस्करण था इसका। वहीं वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो कहां हुआ था? गांधीनगर गुजरात। नौवां अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद हरियाणा में हुआ था। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक में। पहला भारतीय स्टॉल बॉयलर एक्सपो गुवाहाटी असम। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहां हुआ था? नई दिल्ली। वहीं एआई सुरक्षा पर पहला सम्मेलन यूके के ब्लाचले में हुआ था, 2023 की बात हो रही है अब। और एआई सुरक्षा पर दूसरा सम्मेलन साउथ कोरिया सियोल में 2024 में हुआ है, अभी हाल ही में। वहीं वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट कहां हुआ था? यूएई, मत्सर कंपनी इसको आयोजित किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का निधन हो गया, वे किस लिए प्रसिद्ध थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए, या अंतरिक्ष मिशन के लिए, ये स्पेस मिशन यहां आएगा, ध्यान रखिएगा, या एआई टेक्नोलॉजी, एआई प्रौद्योगिकी के लिए, या जर्नलिज्म पत्रकारिता के लिए। इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, मिसाइल टेक्नोलॉजी, ठीक है, मिसाइल प्रौद्योगिकी के लिए फेमस थे। इसी के साथ यह इंपॉर्टेंट ध्यान रखें कि अग्नि मिसाइल के पिता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। वही डॉक्टर अग्रवाल के नेतृत्व में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है अग्नि 5 का विकास, यह ध्यान रखिएगा, जो कि एक परमाणु सक्षम मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर तक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही फिलहाल में जो भी ओबिचुरीज हुई हैं, जितने भी लोगों की मौत हुई है, उन सबको हम देख लेते हैं। जैसे सुशील मोदी बिहार के उप पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका निधन हुआ है। सलाम बिन रजाक प्रसिद्ध उर्दू लेखक थे, इनका निधन हुआ है। पॉल अलेक्जेंडर अमेरिकी द मैन एंड द आयरन लंग के नाम से फेमस, इनका निधन हुआ है। गजल गायक पंकज उदास का निधन हुआ है। देश के सबसे बुजुर्ग टेस्ट क्रिकेटर दत्ताजी राव गायकवाड़ का निधन हुआ है। भारत की पहली ओरल मौखिक गर्भ निरोधक गोली सहेली की खोज करने वाली डॉक्टर आर नित्यानंदा का निधन हुआ है। यामिनी कृष्णमूर्ति, जो कि भरतनाट्यम करने में एक क्लासिकल डांसर थी, इनका निधन हुआ है। अंशुमन गायकवाड़ क्रिकेटर थे, इनका निधन हुआ है। पंडित राजीव तराथनाथ, जो कि सरोद वादक थे, इनका निधन हुआ है। कमला बेनीवाल, राजस्थान की पहली महिला मंत्री, इनका निधन हुआ है। पीटर हिग्स, ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी, इनका निधन हुआ है। शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे का भी निधन हुआ है। वहीं मुनव्वर राणा, मशहूर उर्दू गायक, पूछा जा सकता है किस रिलेटेड था, तो उर्दू गायक। इब्राहिम राइसी का निधन हुआ, जो कि ईरान के राष्ट्रपति थे। बुद्ध देव भट्टाचार्य, भ्रष्टा नहीं भट्टाचार्य, ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम थे, इनका निधन हुआ है। वहीं शोभना रनाडे, गांधीवादी सामाजिक सुधारक थे, इनका निधन हुआ है। राम नारायण अग्रवाल, अग्निमैन ऑफ इंडिया, इनका निधन हुआ है। नटवर सिंह, पूर्व विदेश मंत्री, इनकी बुक है वन लाइफ इज नॉट इनफ, इनका निधन हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ अगला प्रश्न है, नव इस्पात यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए रतन टाटा, बी वीके मेनन, सी आनंद महिंद्रा या डी एम खानविलकर। इसका सही उत्तर है सी, आनंद महिंद्रा को हाल ही में इस पद पे नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ यह ध्यान रखना है आपको
कि यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधारित यूनिवर्सिटी है जो कि विश्वविद्यालय तेलंगाना में खोला जाएगा। कहां पर खोला जाएगा? तेलंगाना में, ध्यान रखिएगा। यह 15 पाठ्यक्रम कराएगा, मतलब 15 कोर्सेज ऑफर करेगा। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अनुमुला रेवंत रेड्डी, जिसे कहते हैं AR रेड्डी, ठीक है। गवर्नर है यहाँ के जिष्णु देव वर्मा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ अगर यहाँ के मैप की देखें तो ये ध्यान रखिएगा, ये है आपका तेलंगाना, ठीक है। इसी के साथ ये आपको ध्यान देना है कि नागार्जुन सागर और निगाम सागर डैम यहीं पर स्थित है, कृष्णा नदी पे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस आंतरिक संगठन ने SSLV D3 EOS-08 मिशन लॉन्च किया है? ए जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है, रॉसकॉस्मोस रशिया की स्पेस एजेंसी है, या सी नासा USA की, या डी हमारी इंडिया की? तो इसका सही उत्तर है डी इसरो, ध्यान रखिएगा। इस मिशन ने पृथ्वी के निरीक्षण करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। छोटा सा उपग्रह लॉन्च है, ये छोटा है काफी। यह पहल के ना SSLV D7 मिशन की सफलता के बाद इसे लॉन्च किया गया था, जिसे फरवरी 2023 में लॉन्च किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। अगर प्रश्न आए ES-07 तो ये भी आपको याद रखना है। इसरो ने 2 अन्य मिशनों को भी सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। जनवरी में एक किया था, ध्यान रखिएगा, PSLV C58 जिसे एक्सपोसैट भी कहते हैं, और फरवरी में GSLV F14 जिसको इनसेट 3 कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके साथ इसरो की स्थापना ध्यान रखिएगा 1969 में हुई थी। इसका जो हेड ऑफिस है वो बेंगलुरु में है, अध्यक्ष इसके हैं S सोमनाथ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस देश ने हाल ही में इंडो पैसिफिक में बेहद लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल AIM-17-4B तैनात की है? तो ए चाइना, बी USA, सी इंडिया, या डी फ्रांस? इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा बी USA। और इसका कारण क्या है कि कहीं ना कहीं काउंटर करना चाहता है कि आपने देखा होगा कि जो इंडो पैसिफिक है ना, यहां पर सारा खासकर हेजिमोनी किसकी है, मतलब खासकर किसका इसमें रूल चलता है? तो आपने देखा होगा चाइना का, है ना। चाइना कहीं ना कहीं यहाँ पे सबसे आगे है, चाहे टेक्नोलॉजी हो चाहे इकोनॉमी हो। तो उसी को काउंटर करने के लिए हाल ही में इंडो पैसिफिक रीजन में USA ने अपनी ये मिसाइल तैनात की है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अमेरिकी नौसेना की नई AIM-17B मिसाइल का उद्देश्य चीन के हवाई प्रभुत्व का मुकाबला करना है। यह SM-6 मिसाइल का एक एयर लॉन्च संस्करण है और इसे जुलाई 2024 में रेथियान द्वारा पेश किया गया था, लॉन्च किया गया था, आप ये भी कह सकते हो, ठीक है। एक बारी इसके इंडो पैसिफिक का आप मैप जरूर देख लीजिएगा। जैसे ये देखिए पूरा इंडो पैसिफिक मैप है, ठीक है। ये आपका पैसिफिक और ये आपका इंडियन ओशन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका इंडोनेशिया, ये आपका मलेशिया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया। आइए इसी के साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, नई सीरीज स्टार्ट हमने की है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखा करेंगे कि SSC, ठीक है, और बाकी हमारे जो भी जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, चाहे रेलवे हो, सब में से 2-2 प्रश्न हम उठाते हैं। SSC, रेलवे या NTPC, कोई भी एग्जाम हुआ हो, ठीक है। तो अभी हाल ही में 2023 में पूछा गया ये प्रश्न, देखिए कि ट्रिक्लोमीथेन को और किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिए, ट्रिक्लोमीथेन को क्लोरोफॉर्म नाम से भी जाना जाता है। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का निकायम कौन है, मतलब किसके अंडर आते हैं? तो RBI। ये NTPC में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है, NTPC में। वहीं पेनल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है? हॉकी से है, ध्यान रखिए। लोग फुटबॉल मार के आए थे इसमें, ठीक है, फुटबॉल मार के आए थे, गलत आंसर था। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत का दौरा किया था? आपको पता ही होगा, हुआनसांग। यह प्रश्न UPPSC में पूछा गया था, उठा के देख लीजिएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना बहुत जरूरी है, यहां से आपके कई प्रश्न बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और हाँ, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ये प्रीवियस ईयर जरूर लगा लिया करें। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? आपको पता ही होगा यह प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। तो 42वां संशोधन 1976 में आया था। किस धातु को केवल विद्युत उपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा, जिसे कहते हैं ना कि निष्क्रिय एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, तो एल्यूमिनियम को। भारत के संदर्भ में सिलंबम, थांगता और थोड़ा शब्द किससे संबंधित है? तो युद्ध कला और नृत्य, ये ध्यान रखिएगा। थांगता, सिलंबम और थोड़ा, युद्ध कला नृत्य। थोड़ा को नृत्य कहते हैं, थांगता को कला कहते हैं और सिलंबम को युद्ध कहते हैं। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे, आपने देखा होगा ये प्रश्न एसएससी में आया था। ठीक है, किस शासक ने जैन धर्म को अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, सीधा प्रश्न आया था ऐसे, ऑप्शन दिए थे। सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट और सब लोग गलत करते हैं, क्रिकेट से। ठीक है, अच्छा आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न है। होमवर्क प्रश्न ये है, बताइए डुरांड कप किससे रिलेटेड है? डुरांड ट्रॉफी किससे है? डुरांड ट्रॉफी वैसे नहीं बोलते, कप बोलते हैं। ठीक है, कप। तो डुरांड कप किससे है? इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे 20 अगस्त को। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।